हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि यह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ मैंने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है ताकि कम समय में आपका यह चैप्टर तैयार भी हो जाए और आपसे कोई पॉइंट भी मिस ना हो, जिसके लिए मैंने पहले खुद इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 बहुत ही अच्छे से कवर किया था। अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। फ्रेंड्स, अब आपको जानना होगा कि परिमंडल कहते किसे हैं। ऐसे तो परिमंडल का अर्थ होता है गोल या फिर परिधि। तो अब यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो हम लोग क्या समझेंगे, यानी कि पृथ्वी पे जो चीज़ें पाई जाती है, पृथ्वी के चारों ओर जो चीज़ें पाई जाती है, उन सब चीज़ों का अध्ययन करना है हमें इस चैप्टर में। यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो सतह है उसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं और क्या कहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि वो 3 घटक कौन कौन से हैं। तो पहला भूमंडल है, फिर वायुमंडल है और तीसरा जलमंडल है। तो आपको ये पर्यावरण के तीनों घटकों का नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब हम इनकी परिभाषाएं भी जान लेते हैं। तो भूमंडल किसे कहेंगे, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग जिस ठोस भाग पे रहते हैं पृथ्वी के उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। अब आती है बात वायुमंडल की। तो गैस की परिधि जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जो हमारा वायुमंडल है वो बहुत सारी गैसों से बना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन, इन सभी गैसों से बना है। तो उन सभी गैसों की परिधि जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेर के रखी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बहुत सारे भाग पर जल पाया जाता है। तो जल पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। और उस जल में ये नहीं कि बस हम जो जल उपयोग करते हैं वही जल, वो भी जल उसमें आएगा। जैसे कि जल बर्फ़ के फॉर्म में होता है तो वो भी आएगा जलमंडल के अंतर्गत। और फिर जो जल वाष्प होता है ना हमारे वातावरण में, हमारे वायु में जो जलवाष्प होते हैं हमारे वायुमंडल में, तो वो भी आता है जलमंडल की श्रेणी में। तो कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल। तो इस तरीके से आपको भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल किसे कहते हैं बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं जीवमंडल की। तो जीवमंडल जो है वो एक सीमित क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर क्या होता है कि जल, स्थल और हवा एक दूसरे से मिलते हैं और फिर ऐसा वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें कि सभी मनुष्य या फिर सभी जीव जंतु सर्वाइव कर सकें। यानी कि जीवमंडल एक बिल्कुल सीमित क्षेत्र है जहाँ पे कि स्थल, जल और हवा एक दूसरे से मिलते हैं और जीवन यापन करने के लायक वातावरण का निर्माण करते हैं। यानी कि जीवमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भूमंडल के बारे में। तो देखिए, भूमंडल क्या होता है, पृथ्वी का ठोस भाग। ये तो हमने अभी जाना ही था कि जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है उसे हम लोग भूमंडल कहते हैं। भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ है। यानी कि जो भूपर्पटी की चट्टानें हैं, वो किस चीज़ों से बना है, मिट्टी की पतली परतों से बना है और फिर चट्टानों से बना है। ये जो हमारा भूमंडल है वो किन किन चीज़ों से बना है, तो सिंपल सी बात है, भूपर्पटी की चट्टानों और फिर मिट्टी की पतली परतों से बना है। और इसमें क्या होता है कि जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी कि मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, तो फसल को उगने के लिए जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो मिट्टी में पाया जाता है। तो वो हुआ ना ज़रूरी, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जो भूमंडल है वो भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है और इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जीवों के लिए। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। अब देखिए, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि पृथ्वी का जो सतह है हम उसे 2 मुख्य भाग में बांट सकते हैं, पहला महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। तो देखिए, जो महाद्वीप होता है वो स्थलीय भाग होता है, यानी कि उसमें मैदान होगा, पर्वत होगा, पठार होगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्थलीय भाग कहलाएगा। और वैसे भाग को हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, महाद्वीप की श्रेणी में रखते हैं। अब दूसरी
पार्ट आती है महासागरीय बेसिन। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जलाशय आते हैं, यानी कि वैसा क्षेत्र जिसमें कि जल हो। तो जलाशय ये सब किस चीज़ में आएंगे, महासागर, जलाशय, ये सब महासागरीय बेसिन के अंतर्गत आएंगे। इस तरीके से पृथ्वी की जो सतह है उसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। विश्व की सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि जितने भी महासागर हैं पृथ्वी पे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्र का तल सभी जगह समान होता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने समुद्र का तेल लिख दिया है, यहाँ पे तेल नहीं होगा, तल होगा। यानी समुद्र का जो तल होता है वो हर जगह समान होता है, चाहे आप कहीं भी रहो, उसका जो तल होगा वो हमेशा समान होगा। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यानी कि अगर हमें ये पता करना है कि कोई भी पर्वत कितना ऊंचा है या फिर हम कितनी ऊंचाई पे रह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, समुद्र तल से मापेंगे। और समुद्र तल को कितना माना गया है, शून्य माना गया है। यानी कि स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे कि शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर तो हम समझते हैं कि माउंट एवरेस्ट है। और आप जानते हो कि वो समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा है, तो वो 8,848 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गए थे, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो इन सब बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें हैं जो आपके चैप्टर में दी हुई होती हैं, जो कि आप लोग अक्सर स्किप कर जाते हो, लेकिन नहीं, हमें वो भी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीक भाषा में किस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो देखिए ग्रीक भाषा में जो लिथोस शब्द होता है वो पत्थर के लिए यूज किया जाता है। हम लोग पत्थर बोलते हैं, लेकिन जो अगर हमें ग्रीक भाषा में बोलना होगा पत्थर, तो हम लोग पत्थर ना बोल करके लिथोस बोलेंगे। उसी तरीके से ग्रीक भाषा का जो एटमास शब्द है उसका अर्थ होता है वाष्प, और जो ह्यूडर का अर्थ होता है वो होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो ये चारों का अर्थ भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए जो एडमंड हिलेरी थी वो न्यूजीलैंड की थी, और जो तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे वो भारत के थे। और इन दोनों ने 9 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़े थे। यानी कि अगर हमसे कभी पूछा जाए कि पहले व्यक्ति का नाम बताओ जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, तो आप क्या बताओगे, एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, और दूसरे तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि भारत के थे। और ये लोग कब माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, 9 मई 1953 को चढ़े थे पहली बार। अब देखिए जापान की जो जुंको ताबेई महिला थी वो विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखा। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पे कदम रखने वाली पहली महिला का नाम बताओ, तो हम बताएंगे जुंको ताबेई, जो कहाँ की थी, जापान की थी। और वो कब गई थी एवरेस्ट पे, तो वो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखी थी। अब देखिए, अब हमने विश्व के बारे में तो जान लिया, और सबसे पहले कौन माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे ये भी हमने जान लिया। तो अब हमें हमारे देश के बारे में भी तो जानना होगा ना, कि हमारे भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट पे कदम रखा। तो देखिए भारत की जो पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पे कदम रखा 23 मई 1984 को, वो थी बछेंद्री पाल। तो आपको इन सब का नाम बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। बहुत सारे वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ऐसे भी आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हो तो। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे महाद्वीपों के बारे में। अभी हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी का सतह होता है हम लोग उसे दो भागों में विभाजित करते हैं, एक महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। तो अब हम पहले महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 हैं। अब देखिए बड़े से छोटे के क्रम में मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो एशिया है वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तर अमेरिका, उससे छोटा दक्षिण अमेरिका, उनसे छोटा अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि हमारे जो 7 महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। इन सातों के नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। अगर नींद में भी कोई पूछे तो आप तुरंत उसे बता दो, आपको सोचना ना पड़े। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं एशिया के बारे में। जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि 7 द्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, यानी कि पृथ्वी पे जितना भी क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग पर कौन सा महाद्वीप है, एशिया है। और ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा है अक्षांश देशांतर के बारे में। हमने उसमें ये जाना था कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, साथ ही पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो एशिया है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो वो जो कर्क रेखा होती है वो महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है।
और भी महाद्वीपों से होकर गुजरती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम याद रखेंगे, अगर हमसे कोई पूछे कि एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है, तो हम बताएंगे कि एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। और फिर एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि इसे यूरोप से अलग करता है। अभी हम लोगों ने महाद्वीपों के नाम में यूरोप का नाम पढ़ा था, तो यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। अब देखिए, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? यूरेशिया। यानी कि अगर हमें यूरोप और एशिया शब्द का उपयोग करना है, मतलब कि उन दोनों के स्थल के बारे में, तो हम लोग यूरोप और एशिया बोलने से अच्छा डायरेक्ट यूरेशिया बोल देंगे। तो उसमें हम समझ जाएंगे कि यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है उसे संयुक्त रूप में यूरेशिया कहा जा रहा है। तो चलिए, एशिया के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम जानते हैं यूरोप के बारे में। तो जो यूरोप है वो एशिया के पश्चिम में स्थित है। अभी हमने देखा था कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत था, जो कि यूरोप को उससे अलग कर रहा था। तो आप याद रखोगे कि यूरोप कहाँ है? एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कि जो एशिया महाद्वीप था उससे कर्क रेखा होकर गुजर रही थी। अब हमें क्या याद रखना है कि यूरोप से क्या होकर गुजर रही है? आर्कटिक वृत्त होकर गुजर रही है। तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं। इसके पहले हमने सब कुछ पढ़ रखा है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तर ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त, सबके बारे में हमने पढ़ रखा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी। और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पहले उन सब चीज़ों को क्लियर कीजिए, उसके बाद इसे पढ़िए। तो देखिए, हमें याद रखना है कि आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरती है। और जो ये यूरोप महाद्वीप है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यानी कि ये जो महाद्वीप है ना, वो तीनों ओर से महासागरों से घिरा है। अब हम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? एशिया। और अब हम जानेंगे विश्व के दूसरे महाद्वीप अफ्रीका के बारे में। तो देखिए, विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम लोग कहते हैं, वो कहाँ से गुजरती? इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। यानी कि अब देखिए, कर्क रेखा गुजर रही थी एशिया महाद्वीप से, और यूरोप महाद्वीप से गुजर रहा था आर्कटिक वृत्त। अब अफ्रीका के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? विषुवत वृत्त गुजर रही है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और आपको ये बात तो बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। जी हाँ, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और विषुवत रेखा भी सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जो है सहारा है, ये तो हम सभी जानते हैं। और अब क्या ये जानते हो कि जो सहारा रेगिस्तान है वो कहाँ है? तो वो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। तो इनसे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है वो सहारा है, और वो कहाँ है? अफ्रीका में है। अब देखिए, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, जिसे हम लोग नील नदी के नाम से जानते हैं, वो नदी भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो देख लीजिए, विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी, वो भी अफ्रीका से होकर गुजर रही है। और जो सबसे गर्म रेगिस्तान है सहारा, वो भी अफ्रीका में है। तो ये सब बातें आपको अफ्रीका के बारे में याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका, और ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पनामा स्थल संधि के माध्यम से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। ऐसे तो आसपास समुद्र है, सागर है, लेकिन ये एक पनामा स्थल संधि है जो कि बहुत ही संकरा रास्ता है, और उसके माध्यम से किससे जुड़ा है? दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। जो उत्तर अमेरिका है वो उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्धों के बारे में हमने पढ़ रखा है, तो आपको उससे समझ में आ जाना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध से क्या तात्पर्य है। तो आप याद रखिएगा कि जो उत्तर अमेरिका है वो उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो महासागरों के नाम देखेंगे। तो ये जो उत्तर अमेरिका है वो कितने महासागरों से घिरा है? 3 महासागरों से घिरा है। अब हम लोग जानते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। साथ ही विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है वो इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो आप याद रखेंगे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ है, किस महाद्वीप में है? तो वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। यानी कि विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? अमेज़न है। और वो कहाँ से बहती है? दक्षिण अमेरिका से बहती है। अब हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप,
सबसे बड़ा तो हमने जान लिया एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इसे हम लोग ओशिनिया भी कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके बुक में ऑस्ट्रेलिया दिया है, तो आप अभी ऑस्ट्रेलिया जानो। तो देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, और ये पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये जो स्थित है वो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, यानी कि इसके चारों ओर महासागर और समुद्र हैं, कोई भी स्थलीय क्षेत्र नहीं है, यानी कि ये चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब आप सोचो, इसे द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता होगा? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर समुद्र है, और इन द्वीपों के चारों ओर समुद्र ही होते हैं ना, तो चूंकि ये महाद्वीप भी है और इसके चारों ओर समुद्र है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो ये डाउट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं। चूँकि ये महाद्वीप है और साथ ही इसके चारों ओर समुद्र हैं, महासागर हैं, इसलिए हम लोग इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, साथ ही दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, यानी कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके मध्य में क्या स्थित है? दक्षिण ध्रुव स्थित है। आप लोग दक्षिण ध्रुव के बारे में जान चुके हो, 90 डिग्री दक्षिण। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में है स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। अब आप तो जानते हो कि जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ पे सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती हैं, यहाँ तक कि ना के बराबर पहुँचती है वहाँ पे। तो वह क्षेत्र कैसा है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ ठंड हो तो जो पानी रहेगा, वो जल रहेगा, वो बर्फ़ के फॉर्म में रहेगा। तो देखिए, चूँकि ये दक्षिण ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं, वहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं रहता। जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं ना, भारत में स्थल पे रह रहे, तो जो एशिया महाद्वीप में हम रह रहे हैं, उसी प्रकार से अगर हमसे कोई पूछे कि अंटार्कटिका महाद्वीप में मनुष्य रहते हैं या नहीं, तो आप बताओगे कि नहीं, वहाँ नहीं रहते। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ है, तो लोग बर्फ़ से तो ज़िंदा रह नहीं सकते, उनको भोजन चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी जीवन यापन के लिए, तो वहाँ पे कोई मनुष्य स्थायी रूप से नहीं रहते। हाँ, वैज्ञानिक लोग जाते हैं बीच बीच में, लेकिन वो अपना खोज करते हैं वहाँ पे और फिर कुछ दिनों में चले आते हैं, स्थायी रूप से वहाँ कोई नहीं रहता। अब देखिए, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। बहुत सारे देशों ने अपना शोध केंद्र यहाँ स्थापित कर रखा है, और हमारा भारतीय शोध संस्थान भी है वहाँ। तो देखिए, हमारे जो भारतीय शोध संस्थान जो कि अंटार्कटिका में स्थित है, उनका नाम आप याद रखिएगा, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भारत का जो शोध संस्थान है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, वो कहाँ है, तो आप बताओगे अंटार्कटिका महाद्वीप में है। तो इस तरीके से हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ लिया कि 7 महाद्वीप थे, उन सभी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो हमने जो भी पढ़ा है आप उसे बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं जलमंडल के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उस पर 71% जो पार्ट है सिर्फ जल है, और 29% भाग पर स्थल है, यानी कि भूमि है। जल की सभी रूपों में उपस्थित, यानी कि जो जल मंडल है ना, उसमें जल का सभी रूप काउंट किया जाता है। अब सभी रूप कहने का मतलब बर्फ़ भी, पानी भी और जलवाष्प भी। नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है। वही जितने भी जल स्रोत हैं, जैसे कि नदियाँ में भी जल पाया जाता है, झीलों में भी, हिम नदियाँ भी, भूमिगत जल, चाहे वो कहने का मतलब है कि चाहे वो जल हो या फिर बर्फ़ के फॉर्म में हो या फिर जलवाष्प हो, तो वो किस मंडल के अंतर्गत आता है? जल मंडल के अंतर्गत आता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। देखिए, हमारा जो पृथ्वी है ना, उस पर तो 21% जलीय भाग है, लेकिन उसमें से जो 97% भाग है जल का, वो महासागरों में पाया जाता है। और वो क्या है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खारा है, और इतना ज़्यादा खारा है कि उसे मनुष्य उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि हम और आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, पीने में भी यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो यूजलेस वाटर हो जाता है, उसे हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। और वैसे जल का प्रतिशत कितना है? 97%, जो कि कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। और हम लोग उसे क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है। और शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों, हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। यानी कि 97% तो जल खारा है ही, जो कि महासागरों में है। उसके अलावा भी जो शेष जल है ना, उसमें क्या है कि बर्फ़ की मोटी परतें जमी हुई, जैसे अभी हमने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा, और कुछ हिम नदियों में है, और बहुत कम मात्रा में जल जो वो भूमिगत जल के रूप में है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पीने का जो जल है
वो बहुत ही कम प्रतिशत में है, जो कि अलवणीय है, यानी कि खारा नहीं है, मीठा है, हमारे पीने के लायक है, जिसे कि मनुष्य इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप याद रखोगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खारा है और उसे इंसान उपयोग नहीं कर सकता। और हम और आप जो जल यूज करते हैं उसका बहुत ही कम प्रतिशत, यानी कि बहुत कम मात्रा में मौजूद है हमारी पृथ्वी पे। तो प्लीज़ आप लोग भी जल को बचाओ, ताकि हमारे बाद की जो पीढ़ी जब आए तो उसे जल के लिए संघर्ष ना करना पड़े। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं महासागर के बारे में। ये जलमंडल का मुख्य भाग है। अब आप समझ सकते हो कि जब 97% जल महासागरों में पाया जाता है, तब तो ये जलमंडल का मुख्य भाग होगा ही। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, यानी कि जो महासागरीय जल होते हैं ना, वो स्थिर नहीं होते, वो हमेशा गति करते रहते हैं, बहते रहते हैं। और फिर महासागरीय जल की जो मुख्य गतियाँ हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी हैं? तरंगे हैं, ज्वार भाटा है और महासागरीय धाराएं हैं। जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर में बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि तरंगे क्या होती है, ज्वार भाटा क्या होता है, महासागरीय धाराएं क्या होती है। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि महासागरीय जल की जो मुख्य 3 गतियाँ हैं वो हैं तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएँ। अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पृथ्वी पे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे कितने महासागर हैं। तो कितने महासागर हैं? 5। और मैंने यहाँ पे जो उनका नाम लिखा है वो बड़े से छोटे के आधार पे लिखा है, यानी कि जो सबसे पहले लिखा है वो सबसे बड़ा है, फिर जो उसके बाद है वो उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए कौन कौन से 5 प्रमुख महासागर हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इन सब महासागरों के नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम इन महासागरों के बारे में विस्तार से थोड़ी जानकारियाँ हासिल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। ये जो महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है, साथ ही ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर स्थित है। यानी प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है? तो 1/3 भाग पर फैला हुआ है। साथ ही जो सबसे गहरा भाग मेरियाना गैत है वो कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अभी ऊपर हम लोगों ने देख रखा है कि जो सबसे गहरा भाग है वो मेरियाना गैत प्रशांत महासागर में है और उसकी गहराई कितनी है? 11,022 किलोमीटर। तो देखिए इसका जो आकार है वो कैसा है? वो लगभग वृत्ताकार है। यानी कि प्रशांत महासागर का अगर हमसे आकार पूछा जाए तो हम कौन सा आकार बताएंगे? वृत्ताकार। अब देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। यानी कि प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं? तो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर है और दक्षिण अमेरिका है। अब हम पढ़ते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। तो देखिए, अटलांटिक महासागर है जो है वो द्वितीय सबसे बड़ा महासागर है। पहला बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और दूसरा अटलांटिक महासागर। इसका जो आकार है वो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है एस, उसके जैसा है। अभी हमने देखा था कि प्रशांत महासागर का जो आकार है वो वृत्ताकार है, लेकिन अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस की तरह है, इंग्लिश लेटर एस की तरह। इसके जो पश्चिमी किनारे पे स्थित महाद्वीप हैं वो हैं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। साथ ही जो पूर्वी किनारे पे स्थित महाद्वीप हैं उनके नाम है यूरोप और अफ्रीका। अब देखिए, इसकी जो तट रेखा है ना वो बहुत ही दंतुरित है, यानी कि एक जैसा नहीं है, कहीं कटा फटा जैसा, मतलब जैसे तैसे है, कोई ये नहीं जैसे एक होता है सीधी लाइन में होता है, एक होता है हल्का टेढ़ा, तो उस तरीके से नहीं है, मतलब कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा जैसा इसका जो रेखा है वो, उसे हम दंतुरित कहते हैं। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसकी तट रेखा दंतुरित है, तो हम बताएंगे अटलांटिक महासागर। अब देखिए, अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। चूँकि इसकी जो तट रेखा है वो दंतुरित है तो वो इनको फ़ायदा भी पहुंचाती है। तो कैसे फ़ायदा पहुंचाती है? प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए। तो देखिए, जो प्राकृतिक पोताश्रय होते हैं वो स्थल होते हैं जहाँ की समुद्री लहरों और तूफ़ानों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जो जहाज़ें वगैरह होती हैं वो रुकते हैं और वहाँ पे वो कुछ समय आराम करते हैं, उसके पश्चात वो अपने गंतव्य स्थान पे चले जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगी प्राकृतिक पोताश्रय का क्या तात्पर्य है। सीधे से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि लहरों और तूफ़ानों से सुरक्षा प्राप्त होती है और ये किसी इंसानों द्वारा नहीं बनाई, ये प्राकृतिक रूप से है। कैसे है? क्योंकि इसकी जो तट रेखा है वो दंतुरित है, तो यहाँ पे सब रुकते हैं और कुछ समय आराम के पश्चात फिर अपने गंतव्य स्थान पे चले जाते हैं। और देखिए, यहाँ पे दूसरा टर्म आ रहा है पत्तन। तो पत्तन से क्या तात्पर्य है? समुद्र तट पर जलपोतों के ठहरने का वह स्थान जहाँ पानी के छोटे छोटे जहाज़ों में सामान लादा जाता है और फिर उतारने की सभी सुविधा होती है।
उसे हम लोग पत्तन कहते हैं। और साथ ही यहाँ पे सामान सुरक्षित रखने के लिए गोदामों को भी बनाया जाता है, तो ये वो स्थान क्या कहलाता है, पत्तन। तो अब मेरे समझ से आपको पत्तन और पोताश्रय पता चल गया होगा। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। और ये सब आदर्श स्थिति में यहाँ पे किस लिए है, क्योंकि इसकी जो तट रेखा है वो कैसी है, दंतुरित तट रेखा है। साथ ही जो अटलांटिक महासागर है वो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। अब आपसे कोई पूछे कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि अटलांटिक महासागर है। अब आप इसके पीछे के रीजन को भी समझ सकते हैं। जो तट रेखा थी वो दंतुरित थी, और वो किसके लिए आदर्श स्थिति थी, प्राकृतिक पोताश्रयों के लिए और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति थी। तो अब आप इसी तरीके से हर एक चीज़ को जो जो आपने पढ़ रखा है उसे एक दूसरे से कनेक्ट करते रहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हिंद महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसका जो नामकरण किया गया है वो हमारे देश भारत के नाम पर किया गया है, और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी भी देश के आधार पर किया गया है, और वो देश जिसके नाम पर रखा गया है इसका नाम, वो हमारा प्यारा देश भारत है। तो है ना ये गर्व की बात। तो चलिए आप इसे याद रखेंगे कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है वो भारत देश के नाम पे किया गया है, और इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। यानी कि अगर हिंद महासागर का आकार पूछा जाए तो हम बताएंगे कि त्रिभुजाकार है। और फिर देखिए, इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और उत्तर में एशिया है। तो इन सब बातों को याद रखेंगे। अब हम जानते हैं दक्षिणी महासागर के बारे में। तो देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यानी कि ये जो दक्षिणी महासागर है वो कौन से महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है चारों ओर से। और ये जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब दक्षिणी अक्षांश किसे कहते हैं, उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं, इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ रखे हैं पिछले अध्याय में। तो देखिए, ये जो फैला हुआ है वो कहाँ तक फैला है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। तो देखिए, जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यानी कि आर्कटिक महासागर की जो अवस्थिति है वो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। साथ ही किसके चारों ओर फैला है, तो उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। अब देखिए, जो आर्कटिक महासागर है वो प्रशांत महासागर से जुड़ती है, और किस जल संधि के थ्रू जुड़ती है, तो बेरिंग जल संधि के थ्रू जुड़ती है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरी भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम सीधे याद रखेंगे कि जो आर्कटिक महासागर है वो प्रशांत महासागर से जुड़ती है, और किस जल संधि के थ्रू जुड़ती है, तो बेरिंग जल संधि के थ्रू जुड़ती है। और ये जो बेरिंग जल संधि है वो छिछला जल वाला एक संकरा भाग है। तो ये आप याद रखेंगे। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यानी कि जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा है। अब यूरेशिया का मतलब क्या है ये हमने थोड़ी देर पहले देखा है। मैंने आपको बताया है कि यूरेशिया किस भाग को कहेंगे, तो यहाँ मैं दोबारा उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। तो देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते हो और सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर किसकी परत से घिरी हुई है, गैसों की परत से घिरी हुई है। अभी हमने बात की थी ना थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन, इन सभी गैसों से घिरी हुई है। तो वो जो आवरण है, गैसों का आवरण है हमारी पृथ्वी के चारों ओर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायुमंडल है वो हमें किससे बचाता है, तो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं, बहुत सी जो उसकी हानिकारक किरणें, उससे हमारी रक्षा करता है कौन, ये वायुमंडल करता है। ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यानी हमारा जो वायुमंडल है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 वर्गों में बांटा जाता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने वर्षों लिख दिया है, यहाँ पे वर्गों होगा। यानी वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 5 भाग में। यानी कि जो पूरा वायुमंडल है हमारा 1600 किलोमीटर का, उसे हमने सुविधा अनुसार 5 भागों में विभाजित किया है, जिसका नाम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इन 5 मंडलों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखिए, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ एवं शुद्ध हवा का 99% भाग है। यानी कि जो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, उसमें से जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो अकेले 99% है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसों का जो प्रतिशत है वो 1% है। यानी कि देखिए,
हमारा जो वायुमंडल है ना वो मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, जिसमें से कि ऑक्सीजन की परसेंटेज है 21% एंड नाइट्रोजन 78% है। और ये दोनों जो गैसें हैं वो साफ़ एवं शुद्ध हवा है। यानी कि हमारे जो वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं उसका 99% भाग है ये, हमारे शुद्ध हवा का 99% भाग है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप लोग ऐड कर लो 78 + 21, और बाकी का जो 1% बचता है उसमें जो अन्य गैसें हैं वो आती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई, नियोन हो गई, जो भी गैसें होती हैं वो 1% में आती हैं। अब हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए आवश्यक है। हम और आप बिना सांस लिए तो जिंदा रह नहीं सकते। तो ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या कहती है, वो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है। और साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों में वृद्धि हेतु भी आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि जो ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडल का जो डेंसिटी होती है, वायुमंडल का जो घनत्व होता है उसमें भिन्नता आती है। अब देखिए ये भिन्नता किस प्रकार की होती है। तो ये जो घनत्व होता है वो समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, यानी कि समुद्र तल पर जो वायुमंडल का घनत्व होगा वो सर्वाधिक होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेज़ी से घटता जाता है। यानी कि आप सीधे याद रखना कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल क्या होता है, भिन्नता आती है। और किस प्रकार की भिन्नता आती है, ये ऊपर जाने पर तेज़ी से घटता है। अब देखिए पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण ही सांस लेने में कठिनाई होती है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाते हैं, तो उनको वहाँ पे सांस लेने में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं हवा के घनत्व में कमी आती है, जिसके कारण उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अब देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान भी घटता है। यानी कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना हमें गर्मी कम लगेगी, वहाँ ठंड की मात्रा ज़्यादा होगी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। तो देखिए वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। यानी कि जो वायुमंडल होता है वो पृथ्वी पर क्या करता है, दबाव डालता है। और वो जो दबाव होता है वो हर एक स्थान पर अलग अलग होता है। और जो वायुमंडलीय दाब होता है वो ऊपर जाकर घटता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो होगा वो ऊपर जाने पर घटेगा। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, यानी कि जो वायु का बहाव होता है वो कैसा होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। और गतिशील वायु को हम क्या नाम देते हैं, पवन नाम देते हैं। यानी कि अगर हमसे पूछे कि पवन क्या होता है तो गतिशील वायु, सिंपल सी बात है। अब हम लोग जानते हैं जीव मंडल के बारे में। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यानी कि जो जीव मंडल है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो जीव मंडल है वहाँ पे जल, स्थल और जो वायुमंडल होता है वो परस्पर क्रिया करते हैं। तो जो जीव मंडल है वो जल, स्थल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। हम लोग जीव मंडल में ही तो रहते हैं, यहीं पे हर एक तरह का जीवन मौजूद है और कहीं नहीं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि जीव मंडल में जितने भी प्राणी रहते हैं उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है कौन सा, जंतु जगत, और दूसरा पादप जगत। जंतु जगत में हम लोग आ जाएंगे और फिर पादप जगत में पेड़ पौधे जो हैं वो सब आ जाएंगे। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या काम होता है, उसी की वजह से तो पृथ्वी गर्म होती है। तो क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।